हाँ जी। तो 30 दिन वाला शपथ का क्लास कैसा चल रहा है आप लोग का? बहुत जोश में आप लोग दिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी पढ़ाई ऐसा चलता रहे। बात को आगे बढ़ाते हैं। और इतना दिन में हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक। रिटायरमेंट क्या होता है ये समझे इंट्रो में, फिर समझे गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, गुडविल अपना इम्पैक्ट कैसे छोड़ता है भाई, कब कब गुडविल कहाँ रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ठीक ना। ये सब चीज हम लोग थोड़ा मोड़ा समझे हैं। लेकिन इसको घमंड में नहीं लेना है, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना है। डेली 15-20 मिनट 2-4 क्वेश्चन अकाउंट्स में लगे रहो। क्या समझे? तो अब बात करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी का, ठीक ना। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी तुम ऑलरेडी इससे फैमिलियर हो। जो काम हम लोग एडमिशन के टाइम पे किए थे ना, याद है ना, एडमिशन वाला जो चैप्टर जब पढ़ रहे थे ना, तो जो काम हम लोग एडमिशन वाला टाइम पे किए थे, सेम काम यहाँ भी करना है रिटायरमेंट के टाइम पे। बस फर्क एक ही है कि एडमिशन के टाइम पे जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस आता था, वो नया पार्टनर को नहीं मिलता था, ओल्ड पार्टनर में बांटते थे। यहाँ पे रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ये सारे पार्टनर में बटेगा, जाने वाले को भी मिलेगा, क्योंकि वही तो ओल्ड है, जाने वाला भी तो ओल्ड पार्टनर है। यानी हिंदी में समझ लेते हैं, जो पुराना हिसाब है कि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस आएगा, वो ओल्ड पार्टनर में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में, ठीक ना। तो बात वही है कि हम लोग जब भी कोई परसेंटेज चेंज होता है पार्टनरशिप का, जब भी कोई रेशियो चेंज होता है, नया पार्टनरशिप कंस्टिट्यूट होता है, तो हम लोग को रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करना पड़ता है। तो यहाँ भी पार्टनर का रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है बिजनेस छोड़ के, तो उस समय हम लोग को बनाना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारा बात भूल गए होंगे, तो एक बार हम याद दिलाने के लिए तुम लोग को वो लेजर तुम लोग के आँख के सामने लेके आते हैं, ताकि तुम लोग को वापस वो चीज़ याद आ जाए। तो ऐसा एक रीवैल्यूएशन हम लोग पढ़े थे। रीवैल्यूएशन का ऐसा एक लेजर हुआ करता था। वक्त कम है, टॉपिक भी इजी है, तो इसको लंबा नहीं खींचेंगे, तुरंत समझेंगे भाई। इधर डेबिट साइड हुआ करता था, इधर क्रेडिट, इधर अमाउंट का कॉलम, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर्स। क्योंकि एग्जाम में दोनों चीज आपसे पूछा जा सकता है, लेजर भी पूछा जा सकता है और जर्नल भी पूछा जा सकता है। तो बी स्मार्ट रहेंगे, दोनों चीज को समझ लेते हैं। तो बात ऐसा है कि रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो हमें बतलाता है कि इन सब बातों से होने से मुझे मुनाफा हो रहा है या नुकसान, फायदा हो रहा है या लॉस, ठीक ना। तो यहाँ भी रीवैल्यूएशन जब हम लोग बनाएंगे, तो जब किसी भी एसेट्स का बढ़ना घटना, लाइबिलिटी का बढ़ना घटना, या कोई अचानक पता चल जाए कि हमारे ऊपर एक और लाइबिलिटी आ गया ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई पता चल जाए कि हमारे पास एक अनडिस्क्लोज एसेट था, उसका इम्पैक्ट यहाँ कैसे दिखाते थे। तो सिंपल सा बात था कि भाई क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, डेबिट मतलब लॉस। अगर कोई घटना ऐसा घटा, कोई एसेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, फील गुड हो रहा है ना कि। अगर आप अपने आप को समझो कि आप भी एक पार्टनर हो, मालूम चला आपके पार्टनरशिप में 2-4 एसेट्स का वैल्यूएशन अपवर्ड हो गया है, तो यू फील गुड, है ना, कि आप भी उस प्रॉफिट का पार्ट बनने वाले हो। तो वो चीज अगर कभी भी ऐसा लगे कि कोई एसेट्स का वैल्यू अप जा रहा है, तो इधर लिखते थे हम लोग बाई इंक्रीज इन एसेट्स। याद कीजिए, बाई इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक ना, इंक्रीज इन एसेट्स। बहुत अच्छा सर। बस इसका अपोजिट, अगर सर एसेट डिक्रीज हो रहा है, सर अरे तो बुरा लग गया ना आपको, एसेट घट गया। तो अगर डिक्रीज इन एसेट्स, सर हम लोग सोचे थे हमारे स्टॉक का वैल्यू 50,000 होगा, अभी 40,000 हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट्स किधर जाएगा? क्रेडिट डेबिट साइड। और इंक्रीज इन एसेट्स, इसी तरह मालूम चलेगी कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो कोई लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा भाई, है कि नहीं, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि अब हमें पेमेंट कम करना पड़ रहा है। अगर ये पता चल रहा है कि कोई लाइबिलिटी जो है वो बढ़ गया, अब हमारे ऊपर एक नया लाइबिलिटी आ गया, या पहले का जो लाइबिलिटी था उसमें और भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लाइबिलिटी इंक्रीज प्लस हो गया, तो हमें बुरा लग रहा है, इधर लिखिए। मालूम चला कोई नया प्रोविजन बनाना पड़ रहा है, टू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, ड्यू, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, याद है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाते थे हम लोग। तो ये सब का अमाउंट हमें वापस यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक ना। इसी तरह मालूम चल गया कि हमारे बिजनेस में कोई अनडिस्क्लोज एसेट्स, जो हमें पता ही नहीं था, खुशखबरी का बात है जी,
नगर में ढिढोरा पिटवा दो भाई। खुशखबरी है, एक नया एसेट्स मिल गया है हमें, बहुत अच्छा, खुशखबरी का बात है, इधर लिखेंगे। दुख का बात भी आ चुका है, अगर कोई अनडिस्क्लोज लाइबिलिटी मिल जाए, ठीक ना। तो ये इम्पैक्ट हमको पहले से पता था, कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके थे इस बात को, वापस से रिकॉल हो गया, सब रिफ्रेश हो गया, ठीक ना। अब इसको जर्नल में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, बस समय कम लगेगा। देखो, जो भी चीज लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, अगर जर्नल लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, revaluation account debit to decrease in assets, revaluation account debit to increase in liability। सर ऐसा कौन सा जर्नल होता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा लिख लेते हैं। हमें पता चल गया है कि हमारा एसेट्स का वैल्यू 5,000 से कम हो गया है। कम हो गया है तो तुम डेबिट साइड में लिखते ना, यानी जर्नल एंट्री क्या लिखने वाले हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू बिल्डिंग, जो भी चीज घटा है उसको उतना से। सर अमाउंट नहीं बता रहे आप कितना से, अमाउंट यहाँ पे जितना घटा या बढ़ा सिर्फ वही, नया अमाउंट नहीं। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा। अब फटाफट जर्नल लिख लेते हैं, लेजर तो समझ में आ गया है, एकदम 2 मिनट लेंगे और इस टॉपिक को निपटा देंगे। लिखिए, फॉर इंक्रीज इन एसेट्स, जर्नल एंट्री लिखेंगे फॉर इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स बढ़ रहा है तो क्या करोगे भाई? एसेट्स को डेबिट कर दीजिए सर, एसेट्स अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग 10,000 से बढ़ गया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कोई दिक्कत? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट कितना? अगर 10,000 से बढ़ा है तो 10,000। उस एसेट्स का नाम पता है तो ये एसेट्स काट के वहां पे बिल्डिंग लिख देंगे। अगर कंप्यूटर का वैल्यू बढ़ा है तो कंप्यूटर लिख देंगे। एसेट्स का बढ़ना मतलब एसेट्स को डेबिट करना, लाइबिलिटी को बढ़ना मतलब बढ़ाना है मतलब लाइबिलिटी को क्रेडिट करना। फॉर डिक्रीज इन एसेट्स, फॉर डिक्रीज इन एसेट्स क्या करोगे? बता दो, इजी है कि नहीं? फॉर डिक्रीज इन एसेट, एसेट घट रहा है तो एसेट घट रहा है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करोगे जल्दी बता दो? जो भी एसेट डिक्रीज कर रहे हैं, मान लो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएट कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घटा देते हैं। कितना से घटा दो? 5,000 से। जितना से घटा या बढ़ा है वही अमाउंट, नया अमाउंट मत लिख देना, ठीक है? क्लियर हो रहा है? अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी का बढ़ना मतलब क्रेडिट होना। फॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, फॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी बढ़ गया। सर किसी क्वेश्चन में कुछ बढ़ा घटा नहीं तो रिवैल्यूएशन बनेगा ही नहीं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। तो लेजर से जर्नल बनाना हो या जर्नल से लेजर, दोनों में ही आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। टू क्या? लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का नाम था मान लो क्रेडिटर, तो टू क्रेडिटर लिख देते हैं। बैंक लोन था सर, तो बैंक लोन लिख देंगे। कितना से बढ़ा? मान लो 15,000 से बढ़ गया तो 15,000 यहाँ लिख देंगे। सर डिक्रीज कर गया तो फॉर डिक्रीज, फॉर डिक्रीज इन लाइबिलिटी, बस ऊपर वाले का उल्टा एंट्री। अभी सारी बातें आसान लग रही है क्योंकि लग रहा है तो बहुत इजी टाइम पास कर रहे हैं सर। ऐसा इसको समझ के रखो कि नेचुरली दिमाग में कोई स्टोरी याद रहे आपको, आप उसी समय इसका जर्नल बना लो, या तो लेजर से जर्नल बना लो या जर्नल से लेजर कन्वर्जन आना चाहिए। हर बच्चे का अपना मेमोरी तरीका होता है, आप उस तरीके पे जाइए। चलिए, इसमें अगर मान लीजिए बैंक लोन का वैल्यू घट गया तो बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट को डेबिट कर देंगे। और टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है मतलब फायदा जैसा बात लग रहा है। मान लो 5,000 अमाउंट था तो 5,000 लिख दिए, ठीक ना। सारे बात करने के बाद, सारा एंट्री लिखने के बाद एक बात हम लोग भूल जाते हैं कि अगर रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे? आइए देखते हैं। प्रॉफिट इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन, लेकिन सर प्रॉफिट होता तो लेजर में किधर लिखते थे? याद करो, रिवैल्यूएशन का लेजर ऐसे था ना लेजर। तो अगर ये साइड ज्यादा हो गया, ये क्रेडिट साइड आ रहा है, टोटल मान लो 5 लाख, बहुत सारा यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, टोटल 5 लाख, और इधर टोटल किए हैं तो अभी 4 लाख ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या? टू पार्टनर्स कैपिटल, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। A B C याद आ रहा है? यहाँ भी हमको 5 लाख लिखना पड़ेगा टोटल।
यहाँ तक अब तक कुछ कुछ ऐड करके 4 लाख आ रहा था, तो 1 लाख हमारा प्रॉफिट हो गया, कहानी खत्म, है कि नहीं। तो ये 1 लाख रुपया हम लोग कहाँ बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। जर्नल अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर, लॉस हो गया तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। बाई दोनों में एक ही होगा ना, दोनों नहीं हो जाएगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल इधर। ये सब चीज हमें बहुत इजीली समझ में आया है। जर्नल एंट्री करते समय हमें सब भूल जाते हैं, तो जर्नल एंट्री करते समय आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इन केस प्रॉफिट हुआ है तो आप जर्नल क्या लिखेंगे, इन केस प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट लिखिए, इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसमें आपको लिखना है एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये किस रेशियो में बटेगा, भाई ये तो ओल्ड रेशियो में बटेगा। क्वेश्चन में तो एक ही हीरो है, ओल्ड रेशियो, हर जगह ओल्ड रेशियो यूज होता है, गेनिंग रेशियो तो सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होता है कि नहीं। अगर लॉस हो गया तो, लॉस हो गया तो इन केस ऑफ लॉस, बस उसी एंट्री का उल्टा, इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस। लो भाई, लॉस का सिचुएशन आ गया, तो लॉस का सिचुएशन आ गया तो ओल्ड पार्टनर को आप डेबिट कर दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप करोगे डेबिट, और क्रेडिट किसको करोगे, रीवैल्यूएशन को। बहुत इजी बात, एकदम इजी। एंट्री अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो हम लोग, लेजर आएगा तो लेजर भी बनाने में सक्षम है, और एंट्री आएगा तो उसको भी लिखने में सक्षम है। अगर पार्टनरशिप में कुछ भी इजी टॉपिक है रिवैल्यू रिटायरमेंट में तो ये है, ठीक ना। तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसका कुछ क्वेश्चन और एक्यूमुलेटेड रिजर्व के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।